अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों की फरमाइश थी कि BLS के बाद ACLS को भी स्टार्ट करें, तो आज से हम ACLS स्टार्ट करेंगे और ये एक सीरीज़ वाइज लेक्चर होगा। हर संडे जो है हम ACLS को स्टेप बाय स्टेप आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आज हम ACLS स्टार्ट करते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेडी एरिथमियाज। अगर आपका पेशेंट ब्रेडी में जाता है तो आपने उसको किस तरह से उसके ब्रेडी में जाने का कॉज, उसको ट्रीट कैसे करना है, तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडल्ट में ब्रेडी कार्डिया। तो सबसे पहले अगर पेशेंट ब्रेडी में जाता है तो आपको असेस द क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन असेस करनी है और आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ब्रेडी कार्डिया। इफ़ द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट इज़ लेस देन द 50, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। अगर आपका पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 50 से कम आता है तो वो ब्रेडिकार्डिया होता है। अब एक पेशेंट को आपका ब्रेडिकार्डिया हो गया है, हार्ट रेट उसका लेस देन 50 हो गया है, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है। नंबर 1, पहली चीज़ आइडेंटिफाई, आपने देखना है पेशेंट को और ट्रीट द कॉज ऑफ द ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें सबसे पहले आपने मेंटेन पेशेंट एयरवे, सबसे पहले आपने पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है और उसकी ब्रीथिंग को जो है असेस करना है। समझ आ रही है बात आपको? सबसे पहले क्या करना है, उसकी ब्रीथिंग असेस करनी है और एयरवे मेंटेन करना है। सेकेंडली, अगर आपको हाइपोक्सिक नज़र आ रहा है कि पेशेंट हाइपोक्सिमिक है, तो आप या ब्रीथिंग उसकी डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो अप्लाई द ऑक्सीजन, आपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी है। अटैच द मॉनिटर टू आइडेंटिफाई द रिदम, मॉनिटर अटैच करना है, पेशेंट का रिदम आइडेंटिफाई करना है कौन सा चल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर देखना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करनी है आपने। टेक IV एक्सेस, IV एक्सेस लेनी है, पेशेंट को चेक करना है। अगर उसकी IV मौजूद नहीं है तो फ़ौरन IV ले लें और अगर मौजूद है तो गुड। 12 लीड ECG आपने फ़ौरन करनी है और ECG चेक करनी है कि क्या कॉज आ रहा है उसका। कंसीडर पॉसिबल हाइपोक्सेमिक एंड टॉक्सिकोलॉजिक कॉज, इसको आपने रूल आउट करना है कि कोई हाइपोक्सेमिक या टॉक्सिकोलॉजी कॉज कोई आ रहा है तो फिर उसको ट्रीट करें। अगर ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होती हैं, नॉर्मल होती हैं, कोई कॉज नहीं है, ECG आपकी नॉर्मल है, IV एक्सिस आपके पास है, रिदम भी सही आ रहा है, BP सैचुरेशन सब कुछ सही है, ब्रीथिंग भी आपकी ठीक है, पेशेंट जो है उसका एयरवे मेंटेन है, तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, इनमें से कुछ नहीं आ रहा है, नो, तो फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर अटैच करके रखना है और उसको ऑब्जर्व करते रहना है कि ये ना हो थोड़ी देर बाद पेशेंट सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाए। तो एसिम्टोमेटिक होगा तो आपने सिर्फ उसको मॉनिटर करना है और ऑब्जर्व करते रहना है बस पेशेंट को। अब अगर आपका यही ब्रेडिकार्डिया लेस देन 50 हार्ट रेट आपका जो है, अगर ये परसिस्टेंट रहता है, ये दूसरी चीज़ है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा कि अगर परसिस्टेंट ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को रहता है तो आपने ब्रेडी अरिथमिया के कॉजेज़ जो है आपने अपने जहन में सोचने हैं कि क्या क्या पेशेंट को हो सकता है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ द ब्रेडी अरिथमिया? हाइपोटेंशन, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम तो नहीं हो गया है, पेशेंट को कोई ड्रग ऐसी तो नहीं चल रही है ड्रग इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया, जैसे बीटा ब्लॉकर चल रही हैं और उसका हार्ट रेट कम हो गया है, पेशेंट को एंटी एरिथमिक ड्रग इंजेक्शन अमाइड्रॉन पे तो नहीं है, अक्सर IV पुश भी कोई चीज़ देने के लिए एक ही लाइन से अगर चला जाए और अमाइड्रॉन पुश हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्रेडिकार्डिक हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हो सकता है। सडनली एक्यूटली ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऑल्टर हो गया है मेंटल स्टेटस, तो पेशेंट की कोई सेरेब्रल इवेंट तो कोई नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट का ICP बढ़ा है और हार्ट रेट डाउन हो गया है,
उसकी वजह से भी ब्रैडी हो सकता है। साइंस ऑफ शॉक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। आपने शॉक को जहन में लाना है कि पेशेंट किसी शॉक में तो नहीं चला गया, उसको ट्रीट करें, या पेशेंट हाइपोक्सिक तो नहीं हो गया है, क्योंकि हाइपोक्सिक ब्रैडीकार्डिया भी होता है। कोई इस्केमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो गया है, पेशेंट से पूछना है आपको चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन का आप पूछेंगे, ईसीजी करवाएंगे, ईसीजी से आप देखेंगे कोई एसटी एलिवेशन एमआई तो नहीं हो गया है पेशेंट को। इसके अलावा एक्यूट हार्ट फेलियर में तो नहीं चला गया है पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं पेशेंट की चेक करेंगे कि वाई द ब्रैडीकार्डिया इज परसिस्टेंट, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो गया है, हाइपरक्लेमिया हो गया है, पोटेशियम बढ़ गया है जिसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो रहा है। तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं आप पेशेंट को देख के रूल आउट करेंगे कि इनमें से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा और भी कॉजेज़ हैं, मगर आप ज़्यादातर इन्हीं में से कोई कॉज निकलते हैं। अगर इनमें से कोई कॉज निकलता है और परसिस्टेंट आपका ब्रैडीकार्डिया आपका चलता रहता है, तो आपने क्या करना है, कंसिडर इंजेक्शन एट्रोपिन 1 mg। एट्रोपिन का 1 एम्प्यूल 1 mg का होता है। आप 1 एम्प्यूल पेशेंट को देंगे और फिर पेशेंट को असिस्ट करेंगे उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है या नहीं। अगर इनइफेक्टिव है, अगर इफेक्ट नहीं हुआ है, तो 3 मिनट बाद आप दोबारा रिपीट करेंगे। 3 to 5 मिनट हाफ लाइफ है। 3 मिनट बाद रिपीट करेंगे, फिर 3 to 5 मिनट बाद रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। और एट्रोपिन देने के साथ साथ आप जो हैं पेशेंट को अटैच करेंगे ट्रांसक्यूटेनियस पैड्स, पेसिंग पैड्स, और अटैच द डिफिब्रिलेटर। डिफिब लाएंगे, रखेंगे, ऑन करेंगे, एक्सटर्नल पैड्स आते हैं, पेशेंट को लगाएंगे और ऑन करके छोड़ देंगे। अगर हार्ट रेट डाउन होता है तो फिर हम पेसिंग स्टार्ट करें। टेक ऑन डोपामिन इन्फ्यूजन या एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन इंजेक्शन एड्रेनालिन, इसको हम ले लेंगे इन्फ्यूजन पे ताकि ब्रैडी में ना जाए पेशेंट। अब डोपामिन की जो है, अगर आप डोपामिन को अगर इन्फ्यूजन पे लेते हैं तो डोपामिन की हमारे पास जो है वो डोज जो है 5 to 20 माइक्स पर kg पर मिनट, ठीक है। डोपामिन पर kg पर मिनट के हिसाब से 5 to 20 डोज है इसकी। और अगर आप एपिनेफ्रिन लेते हैं एड्रेनालिन, तो वो 2 to 10 mg पर मिनट है इसकी, माइक्स पर मिनट। तो दोनों का पेशेंट के बॉडी वेट के लिहाज से आपने डोज कैलकुलेट करके ख्याल रखना है कि डोज आपकी जो है पेशेंट के बॉडी वेट के लिहाज से ज़्यादा ना हो। उसके बाद आपने कंसिडर करना है एक्सपर्ट कंसल्टेशन ओपिनियन। फॉरेन कार्डियोलॉजिस्ट को कॉल देनी है कि या आपके पास जो भी सीनियर डॉक्टर मौजूद है उससे आपने कंसल्ट करना है और उनसे एडवाइस लेनी है कि फर्दर हमें क्या प्लान करना है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एसिस्टीवी। अगर पेशेंट को सडन एसिस्टीवी हो जाती है तो हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।